दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिस चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। इसके पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट किया है। वो पहला चैप्टर बातचीत, दूसरा और उसने कहा था। इसी तरह के हम लोगों ने 4, 5, 6 इस तरह का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है। आज 7वां चैप्टर का बाड़ी है, उसको भी आज हम लोगों ने कंप्लीट करना सोचा है, तो उसको कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव मिलेगा। और पिछले वीडियो को भी हम लोगों ने सब्जेक्टिव पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा कहानी के माध्यम से हम लोगों ने समझा है। आज के भी कहानी के माध्यम से आज के भी चैप्टर को हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ से कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्या? ओ सदा नीरा। 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। राइटर का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। अगर आपको चैप्टर राइटर नेम याद करना है तो उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको भी जाकर ये आप एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको पूरे राइटर और चैप्टर का नाम ऐसे मतलब चुटकी में याद हो जाए। तो उसको एक बार ज़रूर जाकर के देखिएगा आप लोग। ठीक, देखिए जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा। ये चैप्टर क्या है? एकांकी। आपसे पूछेगा ना कि ये जो ओ सदा नीरा चैप्टर क्या है, तो बताना है आंसर एकांकी है। एकांकी, ठीक है। अब देखिए, जब इतना हम लोग जान लिए कि ओ सदा नीरा चैप्टर के राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, तो हमें इनके बारे में भी जानना होता है। काहे से कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, नहीं तो हमने क्या ज़रूरत है इतना मेहनत के लेके, नहीं जानते लोग, लेकिन पूछता है ना। जैसे देखिए, जन्म 16 जुलाई 1917 को किनका? जगदीश चंद्र माथुर का। फिर इनका मृत्यु यानी निधन 14 मई 1978 को हो जाता है निधन। पहले हम लोगों ने इसको और इनके जीवन परिचय जानेंगे, फिर कहानी की मदद से पूरी चैप्टर को क्लास कर देंगे। आप अगर खुद से बुक देखेंगे तो आपको पता चलता है 3-4 पेज में है ये पाठ, और अब खुद से पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, बुक देखेंगे तो। उसके बाद जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा एमए की है इंग्लिश से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर कहा इनका सम्मान क्या? सम्मान मतलब क्या क्या, मतलब होता है ना प्राइज, क्या क्या मिला है। तो विधा वारिधि की उपाधि इन्हें दिया गया है। फिर कालिदास अवार्ड दिया गया है। बिहार राजभाषा से सम्मानित किया गया है इनको। उसके बाद इनकी कृतियाँ तो बहुत सारी हैं, बस याद 2 ही रखना है। जैसे है भोर का तारा, उसके बाद कोणार्क, और ये वाला एक याद रखना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि हमें जन्म कब हुआ था इनका? 16 जुलाई 1917 को। मृत्यु कब हुआ था? 14 मई 1978 को। कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा एमए इंग्लिश से की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और इनको सम्मान कौन कौन मिला है? तो विद्या वारिधि उपाधि मिला है, कालिदास अवार्ड मिला है, बिहार राजभाषा पुरस्कार मिला है। फिर कृतियाँ भोर का तारा, कोणार्क, ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर है हमारा चंपारण से, पूरा चंपारण क्षेत्र का ये चैप्टर है। चंपारण क्षेत्र पहला कैसे था? चंपारण पहले बहुत ही घना जंगल और एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जहाँ पे लोग पर्यटन की तरह घूमने जाता था, और नदियाँ बहती थी, जंगल बहुत सारे होते थे, वहाँ के क्षेत्र एकदम बेहतरीन होता था और अच्छा लगता था देखने में। इस तरह से वहाँ का चंपारण का क्षेत्र, मतलब यही कहता है कि चंपारण के क्षेत्र कैसा, तो पहले जो था उस समय एकदम बेहतरीन चंपारण की नदियाँ बहती थी। गंडक नदी, ओ सदा नीरा, इस सारी नदी एकदम मस्त बहती थी, अच्छा लगता था। जंगल थे, एकदम जंगल के आड़े आड़े नदी, एकदम बढ़िया लगता था। तो इस तरह से हमें फिर कह रहा है कि 1962 की बाढ़, जब वहाँ पे 1962 की बाढ़ आई एक, तो वहाँ ऐसा लगा ना, इतना मतलब लोगों को तबाह कर दिया ना, कि जैसे रामचरितमानस में यानी रामायण में कैकेयी ने राम को क्या किया? वनवास भेजा था, इतना तकलीफ हुआ था। समझ में आ रहा ना? 1962 की बाढ़, इतना मतलब उस तरह से लोग याद करते हैं चंपारण के लोग, जिस तरह से रामचरितमानस में कैकेयी ने क्या हुआ? राम को वनवास भेज दिया था, उस तरह से लोग दुख बड़ी कहानी की तरह याद करते हैं किसको? जब ये बाढ़ आया था 1962 की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी में फिर आगे बढ़ते हैं लोग, तो 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध, ऐसा लगता है कि 2500 पहले गौतम बुद्ध इसी रास्ते से अपने क्या आश्रम में जाते होंगे और ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते होंगे। इसी रास्ते से के 2500 वर्ष पहले इसी रास्ते से गौतम बुद्ध की क्या होती यात्रा होती थी। इसी रास्ते से महावीर भी जाते होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है चैप्टर में। फिर यहाँ तक कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
जैसे वसुंधरा, इसका मतलब यही होता है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। जंगल काटे हो तो बाढ़ आएगा, और जंगल नहीं काटे होते तो बाढ़ आता मगर कम आता। तो वही कह रहा है कि बाढ़ आया काहे यहाँ पे, तो लोग नदिया के आरे आरे का जंगल पूरा क्या हुआ साफ़ कर दिया, और वहाँ के भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया, तो एकदम जंगल को साफ़ कर दिया, काटते काटते ख़त्म कर दिया। इसलिए ज़मीन क्या हो गया, समतल हो गया, और जब भी बाढ़ आती है तो एकदम तेज़ी से आ जाती है। तो इसलिए क्या कहता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के पहलू जैसा। इसका मतलब यही है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये चैप्टर में लिखा गया है। फिर यहाँ से करें कि 12वीं सदी में कर्नाट वंश का राजा था, मतलब 12वीं सदी में कर्नाट वंश का राजा था एक, जिसका प्रथम राजा, यहाँ तक याद रखने, 12वीं सदी में एक कर्नाट वंश का राजा था जिसका प्रथम राजा न्यायदेव था। प्रथम राजा न्यायदेव, और उसके बाद और विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला घूमने के लिए आए थे लोग। नेपाल और मिथिला घूमने के लिए आए थे, तो घूमते घूमते ये चंपारण पहुंच गए। तो चंपारण पहुंचने के बाद यहाँ का क्षेत्र बहुत ही इनको क्या प्रिय लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपना मतलब होता है ना प्रभुत्व जमाना, और धीरे धीरे ये लोगों ने वहाँ पे अपना राज जमाना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, चंपारण में, बिहार के चंपारण में, जो ऊपरी हिस्सा पे पश्चिमी छोर पे पाया जाता है। उसको देखिए, विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला घूमने आए थे लोग, तो क्या होगा, वहाँ पे चंपारण पहुँच गए लोग। तो घूमते घूमते सारी चीज़ें अच्छा लगा उनको क्षेत्र वहाँ पे, तो वो क्या हो गए, अपना राज जमाने लगे वहाँ पे। फिर यहाँ से कह रहा है कि 1325 में, 12वीं सदी हो रहा था, यहाँ 1325 में कर्नाट की राजा हरि सिंह देव, और यहाँ से हो गया हरि सिंह देव। तेरा ध्यान समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि 12वीं सदी में, 12वीं सदी कहने का मतलब अभी 13वीं आने वाला था, ठीक है। तो उस समय राजा थे ये वाला। और फिर 1325 में कर्नाट वंश के राजा थे हरि सिंह देव। तो उस समय एक और राजा आया, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक क्या होता था, ये ऐसा मतलब राजा था कि किसी राजा को मारता था और वो राजपाट खुद ले लेता था। तो इसलिए धीरे धीरे हर एक राजा से लड़ाई होती होती, तो इसमें अच्छा क्या सभी राजाओं को मारता था और खुद अपना राज जमाता था वहाँ पे। तो ऐसे लड़ाई होते होते जब सेनापति हरि सिंह देव का सेनापति जो थे, नदिया के आड़े आड़े जो जंगल थी, पेड़ पौधे थे, उसके पीछे ये लोग छुप जाते थे, हरि सिंह देव के सेनापति। तो ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, तो उस पेड़ को काट देता था, ताकि सेनापति दिख जाता था। तो इसी तरह पेड़ को काटते सारे सेनापति काटते गए, और सेनापति भी दिखते गए, और पेड़ पूरा क्या हो गया, साफ होते गया। साफ होते गया, यानी जंगल पूरा, नदी गाड़ी वाड़ी साफ हो गया। इसी तरह से जंगल को काटा गया, और आज बाढ़ आती है वहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि तब से जंगल काटते जा रहे हैं, धरती को उपजाऊ बनाया जा रहा है वहाँ पे। मतलब उसी समय से जब ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, पेड़ को काटा और जंगल को साफ सफाई किया, उसी समय से पेड़ को लगातार वहाँ पे काटते जा रहे हैं लोग, और उस भूमि को चाहते हैं क्या, उपजाऊ बनाना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहे कि पिछले 500 से 700 वर्षों में यहाँ थारू और धांगर जाति की जनजातीय के लोग आए हैं, बसे थे कहाँ पे, चंपारण में। 5 से 700 वर्षों पहले थारू जाति के लोग और धांगर जाति के लोग आकर के बसे थे। धांगर का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये कहाँ से आए थे, तो छोटा नागपुर से, और 18वीं सदी में नील की खेती करने के लिए आए थे, नील की खेती करने के लिए आए थे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, थारू अपने आप को जनजाति नहीं कहता है, ये कहता है कि हम राजस्थानी लोग हैं। ये क्या कहता है कि हम राजस्थानी लोग हैं, हम थारू नहीं हैं। वहाँ पे एक थार होता है, थार का अर्थ होता है मजदूरी, थारू। तो इसलिए ये लोग खुद को थारू कहते हैं, राजस्थानी कहते हैं। और धांगर का अर्थ समझ गए, भाड़े का मजदूर। कहाँ से, तो छोटा नागपुर से, और 18वीं सदी में आए थे। तो किस लिए, नील की खेती करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद इसी में एक और जनजाति आती है, मजदूर लोग आते हैं, जिसका नाम है भुइयाँ, हिमालय से आती है। भुइयाँ हिमालय से आती है। ये भी सब क्या, राजाओं की खेती और मतलब ये सब करने के लिए आती है लोग, कि हाँ मेरा खेती है, मेरा करना, और नील की खेती करो। और इस तरह से सब लोग क्या करते हैं, जो भी मजदूर आते हैं सब वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। बाकी उनका कोई काम नहीं होता है, राजा को के खेत में काम करना, खाना पीना, बाकी कोई ज़्यादा काम है नहीं रहती थी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स पे कुछ भी बोल सकते हैं।
देखिए यहाँ से उसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि देहाती प्रदर्शन जन, मतलब अब यहाँ के चंपारण के एक राजा था। अब उस राजा को हुआ कि हम यहाँ से गांव के बारे में जाने, एक प्रदर्शन कराया जिसमें लोगों का कि हम सभी से मिलना चाहते हैं, गांव के लोगों से, गांव का लुक कैसा है, गांव के लोग क्या करता है, किस तरह से रहता है। तो यहाँ के सभी लोगों से प्रशासन से इजाज़त लिया और प्रदर्शन मतलब समारोह कराया गया। तो समारोह में ये देखा राजा कि यहाँ पे लोग अच्छी तरह से क्या नाचते हैं, हाथ में हाथ धर के नाचते हैं, जैसे नेपाली लोग नाचते हैं, हाथ में हाथ और पैर आगे पीछे करके नाचता था लोग, ये भी इनको देखने को मिला। और सीख की टोकरी बनाई जाती है वहाँ पे। सीख की टोकरी मतलब समझते हैं आप लोग, जिसमें अलग अलग कलर के टोकरियाँ बनाई जाती है, अलग अलग कलर बीच में से पेंट किया जाता है, लाल पीला हरा इस तरह से, उसी सीख का टोकरी कहा जाता है। आपके घर में होगा, हमारे भी घर में हो सकता है, सभी घर में अभी होता होगा, जो अक्सर देखते होंगे आप लोग कि शादी ब्याह में होता है, जिसमें कलर कलर पे टोकरियाँ आती है, वो वाला टोकरी की बात हो रहा है। वहाँ पे उस समारोह में लोग इस तरह से देखते हैं, चित्रकारी लोग करता है अलग अलग तरीके से, ज़्यादा पेंटिंग करता है, तो उस तरह से और भी देखा जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात ये देखा, नववधु। नववधु मतलब जो ना सब पहले अभी के शादी हुआ है, नया वधु मतलब नया पतो अब के शादी हुआ। तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित की बात यही है कि जब वो देखे कि कहती है नया वधु, तो सर पे एक जिसको नहीं होता है कि कपड़ा रख करके लपेट करके, फिर उस पर से पीढ़ा रख के, फिर उस पर से वो टोकरी रख के, उसमें एक खाना का बर्तन ले करके अपने पति के लिए खेत में खाना ले करके जब चलती है, तो सारा गांव जान जाता है कि एक नववधु अपने प्रियतम मतलब अपने पति के लिए खाना ले करके खेत में जा रही है। ये यहाँ इनको बहुत मज़ा आता है कि ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ें हैं कि जब नववधु अपने पति के लिए खाना लेकर के खेत में जाती है, तो सारा गांव जान जाता है कि एक नववधु जो है अपने पति के लिए खाना लेकर के खेतों की ओर जा रही है। इस चैप्टर की यहाँ तक मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद फिर यहाँ से कह रहे कि 19वीं सदी में नील की खेती, मतलब वहाँ पे 19वीं सदी में भी अच्छी तरह से नील की खेती होती थी। कहाँ पे? चंपारण में अच्छी तरह से नील की खेती होती थी। इसका मेन मकसद था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, तो उसमें से कम 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना ही होगा, और नहीं करिएगा तो आपको लतियाया जाएगा। तो क्या 20 कट्ठा में आपको नील की खेती करना होता था, और नहीं तो आप तो अपना समझिए रहे हैं। इस तरह से वहाँ पे उस समय नियम था। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे कि अमोलवा कोठी के साहब। अमोलवा कोठी के साहब था एक एमन साहब, सबसे हरामी आदमी, अंग्रेज के सबसे हरामी आदमी अमोलवा कोठी के एमन साहब था, जो इतना बेकार आदमी था कि लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करता था कि लोग इसके नाम से डरते थे। ये लोगों पे बिना मतलब के पीटता था, लोगों को घर में जाके घर के आग लगा देता था, घर को जला देता था, किसी को जेल में डाल देना, किसी को पीट देना, इतना मतलब इससे लोग डरते थे। ऐसा आदमी था कि अगर इसका तबीयत खराब हुआ तो ये लोगों से चंदा लेता था कि तुम चंदा दो, तुम पैसा इकट्ठा करो, फिर मैं इलाज कराऊंगा। अगर इसको हाथी खरीदना होता था तो लोगों से पैसा लेता था, फिर हाथी खरीदता था, नहीं तो मतलब समझिए रहे सबको वो व्यवस्था कर देगा। इतना वो बेकार आदमी था। या फिर हो सकता है किसी घरे शादी होता था तो वो क्या करता था कि सबसे पहले मुझे बोलो, मुझे नजराना भेजो, मुझे उसके पहले सब कुछ दो, बताओ कि हाँ शादी है, नहीं तो शादी खलास। यहाँ तक इतना बेकार आदमी था एमन साहब। उसके बाद आगे कहता है कि गंगा पर पुल बनने, एक गंगा था जो चंपारण में गंगा है, उसमें एक पुल बनने वाला था। आप कहेंगे कि पुल काहे नहीं बन पाया? पुल नहीं इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत लेट से पहुँचा। अंग्रेज लोग बहुत लेट से पहुँचे, क्योंकि मान लीजिए ये गंगा नदी है, इधर से अंग्रेज लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेट से बहुत ये लोग पहुँचे, इसलिए यहाँ पे पुल नहीं बनवा पाए। नहीं तो अगर इनको आना होता, पहले तो आए होते तो ज़रूर पुल बनवा दिए होते। इसलिए कि यहाँ पे गंगा पे पुल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि अंग्रेज का शासन वहाँ पे बहुत ही देर से पहुँचा, इसलिए ये क्या हो गया, वहाँ पे पुल नहीं बन पाया। कहाँ पे? गंगा नदी पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है और नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदी है, मज़ा आ ही रहा होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये आज फील हो रहा होगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है ही नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी राजकुमार शुक्ल। यहाँ तक देखिए
जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था चंपारण में, तो वहाँ पे एक मजदूर था, किसान थे राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी को बहुत ही आग्रह करके बुलाए थे कि आइए यहाँ पे बहुत लोग अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फिर आप इसको सभी को अंग्रेज़ों के चंगुल से निकालना है आपको। तो इनके बहुत ही कोशिश पे महात्मा गांधी आए और राजकुमार शुक्ल का मृत्यु हो गया कब, 1930 में। 1930 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बाद वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जैसे जब कहाँ हो गया, गांधी जी कहाँ पे और चंपारण में आ गए राजकुमार शुक्ल के, और एथी करने पर पूरा मतलब उनको कहने पर कि आइए यहाँ के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आए हुए गांधी जी, और उन्होंने जब यहाँ आए और यहाँ के समस्या को जाने, तो वो कहे कि नहीं, सिर्फ यहाँ के लोगों को समस्या से मुक्त करा देना ही यहाँ के समस्या का निदान नहीं है, हल नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को मुक्त कराना है, लोगों को अच्छा बनाना है, तो सबसे लिए क्या है, उनको शिक्षा देना है, ताकि वो आगे की भी जनरेशन को मुक्त कर सके। नहीं तो हम आज आंदोलन करके या फिर कुछ भी करके आज को लोगों के मुक्त कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले पीढ़ी को हम अच्छे से मुक्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए, शिक्षा पढ़ाई कहाँ होगा, तो स्कूल में होगा, उसके लिए विद्यालय खुलना होगा। तो इन्होंने क्या किया, 3 गो विद्यालय खुला। जगह का नाम है बढ़ारवा और दूसरा मधुबन और भितिहारवा। ये सब का है आश्रम विद्यालय है, आश्रम विद्यालय है। एक सेकंड, आपको थोड़ा सा आवाज़ दूसरा को सुनाई दे रहा होगा, तो कोशिश करता हूँ कि वो आवाज़ सुनाई ना दे आपको। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब ये आश्रम खुलता है बढ़ारवा में, मधुबन में, भितिहारवा में, तो आश्रम विद्यालय खुलता है। फिर तो जब आश्रम विद्यालय 3 को खुल गया, तो इसका मतलब है कि उसमें पढ़ाने वाला मास्टर भी चाहिए। पढ़ाएगा कौन, तो पहला जो बढ़ारवा में आश्रम विद्यालय था, उसमें बबन जी गोखले पढ़ाते थे और उनकी पत्नी अवंतिका बाई, और साथ में रहते थे देवदास गांधी, साथ में रहते थे वो लोग। फिर दूसरा मधुबन में क्या था, नरहरि पाड़ी और उनकी पत्नी, और साथ में रहते थे महादेव देसाई रहते थे। इतना यहाँ तक क्लियर है। भितिहारवा में रहते थे पुंडलिक जी और साथ में उनकी पत्नी कस्तूरबा, और ये कहाँ के, तो बेलगांव के थे। ये इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह जब आश्रम खुल गया, इसमें पढ़ाई होने लगा। फिर ये कहता है कि आश्रम के उद्देश्य क्या, लोगों ने पूछा आश्रम के उद्देश्य क्या है। इन्होंने आश्रम क्या, और ये आश्रम खोले थे, तो ये अंग्रेज को पत्र भी लिख के बताए थे कि हमारा और आश्रम खोलने का उद्देश्य क्या है। तो आश्रम खुलने का उद्देश्य यही है कि लोगों को हमें शिक्षा देना, वो वाली शिक्षा नहीं जो आजकल के ज़माने में चलता है कि क्लास में आए और कॉपी चेक किए, होमवर्क दिए, बोले जो ये बबुआ घर से बना के हम। तो ये वाला शिक्षा क्या है, सबसे बड़ी क्या है, खतरा है लोगों के लिए। ये ऐसा शिक्षा हमें नहीं देना है, ऐसा शिक्षा देना है जिससे लोगों के अंदर एक सद्भावना है, लोगों को इज्जत करने की हो, और पढ़ाई भी हो, और लोगों को देखे तो सम्मान करे। ये सारी चीज़ें अंदर हमारी सद्भावना हो, इस तरह से हो कि वो शिक्षा देना है मुझे, ये मेरा उद्देश्य है। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। और देखिए एक दिन की बात है, गांधी जब यहाँ पे आए थे चंपारण में, तो एमन साहब के डर से लोग इतना डरता था कि इनको गांधी जी को कहीं आशा ही नहीं दी है कि हाँ गांधी जी हमारे पास रही है। तो गांधी जी को कोई आशा नहीं देता था। तो एगो मठ के साधु था जो महुए के पेड़ के नीचे उनको आश्रम दिया। आश्रय मतलब बैठने के लिए महुए के पेड़ के नीचे दिया। बाद में वो अपना झोपड़ी बनाए, फिर क्या जला दिए एमन साहब आके उनके झोपड़ी को। लेकिन आज अभी के समय में चंपारण में वो झोपड़ी को अच्छे से खपरोल के बना दिया गया है। देखिए इतना अत्याचार था एमन साहब को कि गांधी जी की भी झोपड़ी को क्या कर दिया, जला दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो पुंडलिक जी पढ़ा रहे थे, तो उनकी आश्रम में यानी कि भितिहारवा में एमन साहब पहुँचा। तो एमन साहब पहले नियम था ये कि एमन साहब जहाँ भी जाएगा, जिसके भी घर जाएगा, तो वो जैसे घोड़ा पर उतरने होगा, तो घोड़ा कैसे रस्सी पकड़ा जाएगा, तो फिर ऊपर से वो एमन साहब उतरेगा और घर हम रस्सी को पकड़े हुए रहेंगे, वो काम करेगा अपना, फिर वो चला जाएगा। तो ऐसा नियम था कि रस्सी को पकड़ना है। तो लेकिन जब ये एमन साहब गया इनके आश्रम में, तो इनके लोग बताए थे कि साहब पुंडलिक जी एमन साहब आए। तो बोले कि जिसको आना है मेरे पास है, मैं किसी को मैं घोड़े का लगाम नहीं पकड़ूंगा। और ये मेरे अंदर ये जो निडरता आई है, ये सब महात्मा गांधी के वजह से आई है। मैं महात्मा गांधी से सब कुछ सीखा हूँ कि किसी से डरना नहीं है। तो फिर ऐसा ये एमन साहब से भी ये क्या हुआ, नहीं डरे यहाँ तक। और फिर कह रहे गांधी जी कहते हैं कि उनको अगर कोई भी काम करने के लिए कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि बिना सोचे विचारे मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। हो सकता है कि मैं आंदोलन करूँगा या फिर कुछ करूँगा, ऐसा लगता है कि सही में
लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं अच्छे से जानूंगा। और कैसी है ये चंपारण की भूमि, यहाँ के लोगों में कैसी, मतलब लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, सच में है या ऐसा नहीं है। इस तरह से लोगों के बीच में सारी चीज़ें ये इकट्ठा करते हैं बातों को और जानते हैं और फिर को अपना कुछ विचार करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भितिहरवा के पास रामपुरवा है, याद रखना भितिहरवा के पास रामपुरवा है, जहाँ पे बौद्ध तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल मतलब जहाँ पे आप लोग मंदिर घूमने जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ वो वाला है। ये कहाँ है? कुशीनगर में और लौड़िया में, कुशीनगर लौड़िया में, यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ से कह रहे हैं कि उस समय गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता था, गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता था, जिस समय वो बुद्ध जी अपने रास्ते से इस जगह पे अपना ज्ञान मतलब ज्ञान हासिल करने के लिए आते जाते थे। इस तरह से यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में, यहाँ तक अभी है। अब कह रहे कि वहाँ पे एक स्तूप है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या पहले तीर्थस्थल हुआ करते थे। तो स्तूप का है 82 फीट ऊंचा है और 1500 फीट वृत्तकार है, 1500 फीट वृत्तकार है। और कह रहे कि पंडई नदी वहीं पे है, पहले पंडई नदी भी इस तरह से रहती थी, आज भी उसका अत्याचार उस तरह है। पंडई नदी भी गंडक नदी की तरह वहाँ पे रहती थी। अब देखिए वहाँ से कह रहे हैं कि गंडक नदी की चौड़ एवं मन, जब वहाँ पे बाढ़ आया गंडक नदी में पूरा चारों तरफ बाढ़ से 1962 में देखबे किए पूरा चारों तरफ हो गए, तो दो मन का निर्माण हुआ। मन मतलब किनारा का निर्माण हुआ, जिसका एक चौड़ है, दूसरा मन है। चौड़ का मतलब होता है उतले पुतले मतलब उभर खबर, इस तरह से उभर खबर जगह का निर्माण हुआ। दूसरा क्या है? मन का मतलब विशाल और गहरा, मतलब विशाल और गहरा। अभी भी जाइएगा तो था पता नहीं लगेगा आपको, मतलब पता नहीं चलेगा कितना गहरा है, मतलब पूरा गहरा इतना है। अब कह रहे हैं कि ऐसा ही एक ताल सरैया मान है, मतलब इसी तरह सेम एक ताल जो है क्या सरैया मान है, किनारा है सरैया मान ताल है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। अब कह रहे हैं कि वहाँ पे एक नहर बनाया जा रहा है, कितना 41.49 लाख एकड़ ज़मीन में, एकड़ है यहाँ, एकड़ ज़मीन पे जहाँ पे नहर बनाया जाएगा। नहर कहाँ? तो भैंसा लोटन में बनाया जा रहा है। चंपारण में एक भैंसा लोटन जगह है जहाँ पे नहर बनाया जा रहा है। इसके जो लंबाई है 155 मील है, 155 मील लंबाई होने वाली किसकी? तो नहर की 155 मील है। उसी में कह रहे हैं कि जो इसका खर्चा है 40 करोड़ रुपया आने वाला है, नहर बनाने में 40 करोड़ रुपया आना। नहर काहे बनाया जा रहा है? ताकि बाढ़ जो आता है उससे लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिल सके, ताकि वो पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इधर उधर पानी भी मतलब फैले, तो लोगों से घर में से निकले तो नहर के जरिए पानी निकल जाए, इसलिए वो नहर बनाया जा रहा। अब कह रहे कि इसी तरह लोग नदी को ओ नारायणी, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ चक्रा, ओ सदानीरा, ओ महागंडक, इस तरह से पहले नाम से पुकारा जाता था गंडक नदी को। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में अगले वीडियो में। तब तक लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।